इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हम ला रहे हैं आपके लिए ये खास पेशकश मार्केट की महिला महारथी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और मुंबई स्टूडियो से सृष्टि भी हमारे साथ मौजूद है और आप सभी महिला दर्शकों को इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद होंगे प्रभुदास लीलाधर के चेयरपर्सन और एमडी अमीशा वोरा जी, और पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर की पुनीता कुमार सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेगी। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर जो थीम डिसाइड हुई है, यूनाइटेड नेशन जो थीम डिसाइड करता है वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये है थीम और कैंपेन भी बड़ी खूबसूरत सी है, इंस्पायर इंक्लूजन। अमीशा जी, पुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो इस बार का थीम है वुमेंस डे का, इस चीज़ को तो देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की वित्त मंत्री काफ़ी बड़े लेवल पर हाईलाइट भी कर रही हैं, इस पर फोकस भी काफ़ी समय से हो रहा है। लेकिन अमीशा जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वर्ल्ड बैंक की थी, और उनका कहना है कि भारत की जीडीपी में अभी भी जो इन महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो केवल 17% है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और भारत जहां पर एक तरफ 2025 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का सपना देख रहा है, इस आंकड़े को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से इस चीज़ को शायद सरकार, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी समझ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? और इस मौके पर हमारी जो महिला दर्शक हैं जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो ये जो आज का एक स्पेशल दिन रखा है, विमेंस डे, दिस इज एक माइलस्टोन बना के रखा है कि इस दिन जो कंट्रीब्यूशन विमेन का है, जो कैपेबिलिटीज विमेन की है, उसको सराहा जाए और उनको एक नया थैंक यू। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। और आप सभी थैंक यू। उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सो इस दिन पे मैं सभी महिलाओं को खूब खूब शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि उनके खुद के ड्रीम्स, उनके खुद के एम्बिशंस भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि एक कोई भी मेल फिगर के उनके फैमिली में हो, चाहे वो उनके फादर हो, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, या चाहे वो उनके बच्चे हो। तो अपनी ड्रीम्स, एम्बिशन और कैपेबिलिटीज को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस देकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तभी वो उनकी लाइफ का फुल सेटिस्फेक्शन ले पाएंगी और समाज में और देश में कंट्रीब्यूट कर पाएगी। और ओके। जो विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में आपने मुझे सवाल पूछा, मैं उसमें कहूंगी कि ये हर एक स्ट्राटा ऑफ विमेन के लिए एफर्ट चालू है। जब हम एकदम लोअर लोअर इन टर्म्स ऑफ उनका जो स्किल है, वो स्ट्राटा की विमेन के बारे में भी जाने, तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी की जो एक स्कीम है, लखपति दीदी, जहां पर वो और कोई चीज के लिए नहीं, ड्रोन के लिए, विच इज अ नेक्स्ट जनरेशन, यू कैन से एक्टिविटी फॉर वर्ल्ड, उसमें लेडीज को ट्रेन कर रहे हैं। वहां से लेकर ऑन द हायर साइड ऑफ द हाईएस्ट साइड, फाइनेंस वर्ल्ड हो गया, विद इन दैट डेरिवेटिव्स हो गया, या तो फिर माइक्रो लेंडिंग हो गया, एसएमई एमएसएमई हो गया, अक्रॉस द चेन आज की तारीख में सपोर्ट अवेलेबल है फॉर women to pursue their dreams and ambitions. So I think now it is a lot more also onto the women to take it up for themselves and contribute for our developed economy dream, as you said, for 2047, when we will travel from about about $2,500 पर कैपिटा से $12,000 पर कैपिटा की जो जर्नी कर रही है, उसमें हर विमेन का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा और उनकी लाइफस्टाइल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में भी बहुत फर्क पड़ेगा।
जी, नमस्कार पनीता जी, नमस्कार अमीरा जी, मैं Yes. सृष्टि बात कर रही हूँ। आप दोनों को ही हम कई सालों से, अरसों से फ़ॉलो करते हुए आए हैं। आप दोनों ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस हैं हम सबके लिए और साथ ही फाइनेंस वर्ल्ड में आप दोनों का बहुत बड़ा नाम है। और पुनीता जी, आपसे इस बार वुमेंस डे के मौके पे समझना चाहेंगे कि ओवर द इयर्स आपने किस तरीके का ट्रांजिशंस देखा है महिला के पार्टिसिपेशन में, विमेंस पार्टिसिपेशन में। और अभी भी अगर हम डेटा देखें तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट मैं देख रही हूँ पिछले 1-2 साल की, तो करीब 25 to 30% ही वुमेंस का पार्टिसिपेशन है कैपिटल मार्केट्स में। आप इस नंबर को कौन से नंबर तक पहुंचाना देखना चाहती हैं, या आपकी क्या इंस्पिरेशन है, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? हुँ। पहले तो इन विमेन की पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मैं अपने ही कॉलेज के डेज़ की बात कर रही हूँ, जब मैं आईआईटी में थी, तो वहाँ पर मैं केमिकल इंजीनियरिंग करी थी और जो हमारी बीपीसीएल, एचपीसीएल ये सब कंपनीज़ थी, इन्होंने लिख दिया कि विमेन नीड नॉट अप्लाई जॉब के लिए। और मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि अच्छा मुझे एक रिफाइनरी देखने तो दीजिए, मैं लार्सन एंड टुब्रो में आर-एन-डी में काम कर रही हूँ। मुझे देखने दीजिए ताकि मैं अपने इंजीनियरिंग को एक प्रैक्टिस में देख सकूँ। पर वो लोग घुसने ही नहीं दिए कि नहीं, विमेन को हम अलाउ ही नहीं कर सकते अपने कैंपस में। और आज वहाँ के कितने सारी वहाँ पर विमेन हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं जहाँ पर विमेन को कोई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती ही नहीं थी। आप फाइनेंशियल मार्केट्स में ही देख लीजिए, फंड मैनेजर्स जैसे कि जब मैंने फंड मैनेजमेंट में शुरू किया था 1990 में, तब इंडिया में कोई फंड मैनेजर वुमन एक दो मुश्किल से होंगी। तो अब देखिए कितनी सारी वुमेन फंड मैनेजर्स हैं। हालांकि अभी भी कंपेयर टू मेन काफी कम है, बट ये ट्रांजिशन जो मैंने देखी है, अब आईआईटीज में भी हम लोग उस टाइम 1-2% वुमेन होती थी। अब वहाँ पर भी खैर गवर्नमेंट ने सपोर्ट देके कुछ कोटा बना के 15-20% तक आ गई हैं। बोर्ड्स पर कोई विमेन नहीं होती थी, अब गवर्नमेंट के सहयोग से बोर्ड्स पर भी विमेन आने लगी हैं और धीरे-धीरे वो नंबर और वो संख्या बढ़ रही है। ऐसे एम्प्लॉयी मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज़ जैसे मैंने कहा विमेन को आने ही नहीं देती थी। अब इतने सारी ऑटो कंपनीज़ की कई-कई लाइन्स ही विमेन को डेडिकेटेड है, इन द सेंस कि वो पूरी लाइन विमेन चला रही हैं, जैसे असेंबली में। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स कंपनीज़ ने शुरू करे हैं, जिनमें विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। कई-कई कंपनीज़ तो विमेन के भरोसे ही चल रही हैं। जैसे गारमेंट सेक्टर है, उसमें विमेन की पार्टिसिपेशन बहुत है। तो धीरे-धीरे रोल मॉडल्स बन के गवर्नमेंट के सहयोग से, कॉर्पोरेट के सहयोग से और ये जो सारा फोकस ईएसजी, डाइवर्सिटी, विमेन पार्टिसिपेशन पे है, तो हर सेक्टर में कंपनीज बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं विमेन पार्टिसिपेशन। और साथ-साथ में अगर आप कैपिटल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट्स में भी ये जो अगर विमेन एम्प्लॉयी फोर्स में जैसे बढ़ रही हैं, उनके अपनी इनकम बढ़ रही है, तो वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लेंगी फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में। और नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनकी जो बैटॉन है, वो उनकी डॉटर्स को पास हो रही है। कई सारी जगह कंपनीज में जो कंपनी चलाने वाली हैं, अपने फादर के बाद डॉटर्स चला रही हैं। तो वो सब देख के ये ज़रूर है कि जैसे-जैसे इनकम और वेल्थ क्रिएशन वुमेन के हाथ में बढ़ेगी, वुमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी। आपने बोला अभी 30% है, तो ये बढ़ता ही रहेगा और कम से कम 50% तक नेक्स्ट डेकेड में चले जाएगा। बिल्कुल। अब ज़रा थोड़ा बाज़ार से जुड़ी हुई बातें करते हैं। अमीषा जी, आपसे समझना चाहेंगे, मुझे तो ध्यान है आपने शायद 1-2 साल पहले की बात है, आपने वेल्थ फॉर वुमेन नाम से पोर्टफोलियो भी की भी शुरुआत की थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी उसे मिला था, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। ऐसे में हम देखते हैं कि वैसे तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा बेहतर होती है अगर रिस्क एसेस करने की बात करें या फिर डिसिप्लिन से जजमेंट लेने की बात करें, लेकिन जब मार्केट्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर रिस्क लेने में डरती हैं।
ऐसे में आपकी क्या एडवाइस होगी उनको जो कि मार्केट में एंट्री लेने जा रही हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगी, किस तरीके से मार्केट को एक्सेस करें? और इस समय जब बाजार में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है और हम देख रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में भी इतना ज़्यादा एक्शन बना हुआ है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज भी हैं कि इस समय मार्केट में अगर एंट्री लेना हो तो कैसे करें? तो उन्हें आप क्या सलाह देंगी और आने वाले समय के लिए मार्केट में के जो ड्राइवर्स हैं वो आप किन्हें देख रही हैं? देखिए, मार्केट में एंट्री लेने के लिए थोड़े तो रूल्स मेन और वुमेन दोनों के लिए कॉमन है। एक, या तो आप खुद थोड़ा-सा पढ़कर, थोड़ा-सा समझकर, थोड़ा कोई कोर्स करके, या तो टेक्निकल या फंडामेंटल समझते हो, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग करो। अगर वो टाइम आपके पास नहीं है, तो फिर भी अपने सेविंग्स को वेल्थ की तरफ बढ़ाने के लिए आपको या तो म्यूचुअल फंड, या तो अगर कॉर्पस साइज ज्यादा है तो पीएमएस का सहारा लेना ही है, जहां पर प्रोफेशनल मैनेजर आपका इन्वेस्टमेंट संभालेगा। बट एक बात तो जरूर है कि अगर इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो एक ही एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक डेंट रह जाएगा और आप इन्फ्लेशन को बीट करके सेविंग्स को वेल्थ की तरफ नहीं ले जा पाओगे। और अगर कोई खुद ही ट्रेडिंग कर रहे हैं या तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं जरूर ये कहूंगी कि एज ए विमेन अपने आप पे बहुत ही कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब डिसीजन लेने में झिझक होती है, तो वो झिझक कहीं मैं रॉन्ग तो न हो जाऊं, वही डर से होती है। तो ये याद रखना है कि उतने ही मैन रॉन्ग होते हैं अपने बिजनेस डिसीजंस में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। वो रेशियो कोई अलग नहीं है विमेन के लिए। तो थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए तो होमवर्क करके इनिशियली नेटवर्क रहो और मार्केट में फुली कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करो और अपने सेविंग्स को वेल्थ की तरफ जरूर लेकर जाओ। पर अमीरा जी, एक और सवाल आपसे ही होगा। देखिए, जब हम इंडियन वुमेन्स की बात करते हैं तो जो रूरल इंडिया में ख़ास तौर से चलता है कि वो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं, एफडीज़ में अपना पैसा रखती है, थोड़ी रिस्क एवर्स होती हैं। अब अगर हम देख रहे हैं कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे तो बहुत सारी जो औरतें, आई थिंक वो थोड़ा सा शिफ्ट बैक करेंगी कि हाँ, थोड़े से नए परचेजेस शायद हम कम कर दें। बट फाइनेंशियल मार्केट में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं। आपकी क्या राय रहेगी? आप कौन सा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लगता है कि आज भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ से एक्सपोजर ले सकते हैं और यहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की? देखिए, गोल्ड डेफिनेटली एक बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मेरे ख्याल से जनरेशन से, डिकेड से तो नहीं बोल सकती, पर सेंचुरी से रहा है। और अभी तक उसने खास फेल नहीं किया है, बिकॉज अगर हम फाइनेंशियली उसको डाइसेक्ट करें, तो जिस स्पीड से अपना रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, तो गोल्ड का अप्रिसिएशन मार्केट के अप्रिसिएशन से लगभग लगभग सिमिलर रहा है इन डॉलर रुपी टर्म्स फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। पर अभी उनके पास एक चॉइस है कि गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट ले ले, या तो कोई गोल्ड एज एन एसेट ले ले। उसकी जगह पर वो गोल्ड अगर बॉन्ड के हिसाब से लेंगे, तो उनको 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा और उनको गोल्ड संभालने की चिंता भी नहीं रहेगी। वो डिमेट में रहेगा, चोरी चकारी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, और ऊपर से गोल्ड प्राइस में जो अप्रिसिएशन आता है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो मुझे एक पता है कि गोल्ड को पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट उनके लिए अवेलेबल है। और वो, हाँ, उनको भी हमको भी सभी के लिए गोल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए गोल्ड बॉन्ड्स आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव वे। आपका भी क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार में? हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं हम, लेकिन अभी भी दुनिया भर में समस्या तो बनी हुई है, महंगाई को लेकर, स्लो ग्रोथ को लेकर। ये तो समस्या दुनिया भर में है, लेकिन ऐसे में हम रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। निवेश करने के लिए आप कहाँ पर वैल्यू देख रही हैं?
आप मुझसे पूछ रही हैं पुनीता से? पुनीता जी जी अच्छा, पुनीता हाँ। जी आपसे सवाल था जी। अच्छा, थैंक यू। सो देखिए, मार्केट्स तो काफ़ी चढ़ गई हैं और कहीं-कहीं पे फ्रॉथ भी बन गया है, स्पेशली स्मॉल कैप सेक्टर में कुछ-कुछ जगह पे रिस्क जो है बढ़ गया है। पर इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। अम, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी जनरली कंट्रोल में है, ग्रोथ भी अच्छे ट्रेजेक्टरी पे है। तो इंडिया और रेट्स भी, इंटरेस्ट रेट्स भी जनरली स्टेबल है। तो यहाँ पर अदर देन द रूरल सेक्टर जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत स्लो डाउन हमको दिख रहा है, बाकी सेक्टर्स में ऑफ द इकोनॉमी में जनरली थिंग्स आर लुकिंग गुड। तो पर वैल्यूएशंस जो है वो एक इशू है, जो कि कई महीनों से एक इशू रहा है। पर मोमेंटम और लिक्विडिटी और फंड्स फ्लो इतने स्ट्रांग है कि वहां पर कोई मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वहां पर जो है तेजी बनी रही है। और लगता है मुझे कि नेक्स्ट कई मंथ्स तक ऐसा कोई नेगेटिव इंडिया के लिए कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रहा जहाँ पे कि बहुत कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन हो। करेक्शन अगर होगी तो अगर कोई ग्लोबल फैक्टर्स के बेसिस पे होगी और इंडिया के अपने इश्यूज को लेके नहीं होगी। अगर कोई फ्लो रिवर्सल्स होने लगे क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स कहीं और मार्केट्स में जहां पर वैल्यूएशंस बेटर हैं, जैसे चाइना में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए वहां की इकोनॉमी में, तो कुछ शिफ्ट वहां हो सकता है। जापान में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां थोड़ी इन्फ्लेशन आ रही है। तो ऐसे और कंट्रीज हैं जहां पर पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का शिफ्ट हो सकता है। पर इंडियन इन्वेस्टर्स तो कहीं और इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते ना। वो तो सिर्फ रियल एस्टेट, गोल्ड, एक्विटीज, बॉन्ड्स। तभी आप देख रहे हैं कि हर एक एसेट क्लास में तेजी बनी हुई है। गोल्ड आपने देखा, वो भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। स्टॉक मार्केट्स भी ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स की चॉइसेस काफी लिमिटेड हैं और इसी कारण एक थोड़ा बहुत बबल सा बन रहा है। और वो मुझे लगता है मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, फिर मार्केट में सपोर्ट आ जाएगा, तो ऐसे ही कुछ दिन तक तो चलेगा, जब तक कि कोई बड़ा झटका नहीं आता कहीं से। वो झटका कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशंस हाई हैं। नीता जी, कोई ऐसा सेगमेंट या खेमा जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं? क्योंकि देखिए कई सारे सेक्टर्स ने एक तरफा रैली दिखाई है। हमने पीएसयूज़ में एक ज़बरदस्त रन अप देखा है। अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स पीएसयू को अच्छा ही मान रहे हैं। साथ ही रेलवेज, डिफेंस, ये सभी काउंटर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्या आपको लगता है ये सही समय है इनमें मे बी प्रॉफिट बुकिंग करने का, या अभी भी आपको इनमें वैल्यू दिखती है गिवन द फैक्ट के बहुत लंबे समय से इन्होंने हार्डली कोई परफॉर्मेंस दिखाई होगी? हाँ, अगर आप 20 साल देखें तो रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स में कोई खास मूवमेंट नहीं आया। हाँ, अभी 1-2 साल में ही जो कुछ मूवमेंट आया, 1 साल में ही आया है। तो वो उसको कॉन्टेक्स्ट में रखें और कंपेयर करें कि जो कई सारे इंडिया की ग्रोथ सेक्टर्स होते थे 20 साल पहले, वो पीएसयू में कॉन्सेंट्रेटेड थे और उनका मार्केट कैप धीरे-धीरे करके काफ़ी हद तक डिमिनिश हो गया, गिर गया और प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनीज़ की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई। तो इसीलिए ये जो सेक्टर है और यहाँ पर अब क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे काफ़ी एम्फेसिस जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी एम्फेसिस जा रहा है, इसलिए पीएसयू स्टॉक्स में भी फाइनली कोई इन ओके, ठीक है। तो हम पुनीता जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश सेक्टर में करेंगे। मिला है। शायद कोई ऑडियो की दिक्कतें हैं, पर हम उनसे जान रहे थे कि पीएसयूज़ में किस तरीके की रैली देखने को मिली है और उनका भी यही मानना था कि बहुत समय से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है और अब हम देख रहे हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस है। पुनीता जी, आप हमारे साथ वापस आ गई हैं, तो प्लीज़ अपना टेक कंटिन्यू करें। बोल रही थी कि अभी गवर्नमेंट का जो एम्फेसिस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और वो जनरली पीएसयू सेक्टर्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये पीएसयू सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी थोड़ी इम्प्रूव होगी। गवर्नेंस इम्प्रूव होनी बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर अभी भी जो वर्क कल्चर है वो अभी मतलब गवर्नमेंट स्टाइल पर ही चलता है, इसलिए उनकी एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर।
बट मेरे ख्याल से ये सेक्टर अभी इंडिया के लिए अच्छी स्थिति पे है। बट हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि सारे सेक्टर्स में, ऐसे सारे सेक्टर्स में कुछ फ्रॉथ है और कुछ अच्छी वैल्यूएशन है, तो ऐसा कोई बहुत सेक्टर डिस्पैरिटी में मैं नहीं बात करूंगी, क्योंकि आई थिंक ये जो मार्केट रैली रही है ये काफी ब्रॉड रही है, तो इसमें सारे सेक्टर्स अच्छा करे हैं एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी। वहां पर थोड़ी वीकनेस रही है, वो जब तक रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी वहां पर थोड़ी वीकनेस अभी भी लग रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीता जी अपना टेक देने के लिए। पर इससे पहले कि हम आप दोनों ही महारथियों से विदा लें, एक बार अमीशा जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हमारे बहुत सारे वुमेन इन्वेस्टर्स भी हमें देख रहे हैं, वुमेन ट्रेडर्स भी हमें देख रहे हैं, और आप दोनों से ही वो ओवर द इयर्स इंस्पायर होते रहे हैं। पर क्योंकि आप तो एक पूरा हाउस चलाती है, बहुत सारे लोगों का पैसा मैनेज करती हैं, पर आप अपने पर्सनल फंड्स कैसे मैनेज करती हैं? इस पे कोई राय दीजिए, क्योंकि हम सभी सीखना चाहते हैं उनसे जिन्होंने अपने फील्ड में एक लोहा मनवा लिया है। दे आर बिग पर्सनालिटीज़। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका एलोकेशन किस तरीके से होता है, और आप अपनी पर्सनल वेल्थ के फाइनेंशियल डिसीजंस किस फैक्टर्स पे डिसाइड करती हैं? देखिए, आपने एकदम दुखती नस को दबाया है। वो क्योंकि क्यों? क्योंकि हम सब प्रोफेशनल वुमेन, शायद आप भी मार्केट्स में हो, दिन रात मार्केट देखती हो, जी। आपको कितना टाइम मिलता है खुद अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स करने को? तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद भी मेरा खुद का ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। जब कभी मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल लोगों के इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए लिया है, तो इसलिए मैं भी मेरा इन्वेस्टमेंट्स प्रोफेशनल्स को दे देती हूँ, वेदर इनसाइड पीएल और आउटसाइड पीएल। मैं एक ही चीज का शायद थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ कि मेरा ओवरऑल वेल्थ का एलोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में क्या है, या तो गोल्ड में क्या है, ओवरऑल इक्विटी में क्या है, विद इन दैट लिस्टेड अनलिस्टेड में क्या है, इतना ब्रॉड मैं ले लेती हूँ। एंड बीइंग एन इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट एंड वेरी पॉजिटिव इन आउटलुक इन लाइफ, मैंने कभी फिक्स्ड इनकम में इतना लंबा इन्वेस्टमेंट्स किया नहीं है। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करूंगी, जिसको जरूरत है वो some portion of their investments they must keep in fixed income, पर मैंने कभी किया नहीं है। पर जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आई ऑफ कोर्स डू स्टॉक पिकिंग, बट जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं खुद उसमें बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ। और मैं जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल्स हैं, वेदर पीएमएस हो गए या कोई भी स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट्स है, उसी से मैं इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ पर्सनली। नीता जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी लेना चाहूँगी, और आपसे इस पे भी टेक लेना चाहूँगी कि मैम आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस लेती हैं। और एक बहुत अच्छा पॉइंट अमीशा जी ने हाईलाइट किया कि जो ट्रेडिंग में अब जिस तरीके का पार्टिसिपेशन बन रहा है, शॉर्ट मनी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। एंड व्हाई आई एम पुटिंग दिस, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा कंसर्न हो गई थी, क्योंकि हमें भी जब लोग देखते हैं तो बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, बहुत अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए, इस पे क्या व्यू है, कोई कॉल ऑप्शन, क्विक मनी के पीछे अब जो लोग भागने लगे हैं या विमेंस भागने लगी हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं तो जनरली यूएस में रही हूँ इतने साल, तो एंड मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंडिया सिर्फ नहीं है और मार्केट्स भी हैं। तो मैं इंडिया इज अ स्मॉल एलोकेशन फॉर मी, बिकॉज मैं ज्यादातर डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करी हूँ। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो डॉलर टर्म्स में यूएस मार्केट जो है हैज डन बेटर देन इंडिया। हालांकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी रही है। इंडिया में स्मॉल कैप्स कभी कभी परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई थिंक यूएस मार्केट्स है, वहीं पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। इंडिया नेक्स्ट बेस्ट मार्केट रही है इन्वेस्टर्स के लिए, तो इसलिए मैं इंडिया में भी एलोकेट करती हूँ। और आपका जो क्वेश्चन है ट्रेडिंग पे,
जो ट्रेडिंग जो है आजकल तो हर एक जना ट्रेडर बन गया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो योगा इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, सभी लोग बस टिप्स पे ट्रेड करे चले जा रहे हैं। और ये जो है ना बहुत खतरे वाली सिचुएशन है, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज इतना नहीं है जितना प्रोफेशनल्स को नॉलेज है। तो वो इधर-उधर अपना र्यूमर्स पे और टिप्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और कभी क्विक मनी बनेगा, पर कभी-कभी वो जो क्विक मनी वो बहुत लॉन्ग लॉस में भी चले जाएगा। तो इसलिए उसको उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन करनी चाहिए, प्रॉपर कोर्सेज करने चाहिए। नहीं तो ये तो सट्टा ही हो गया एक तरह का, जहाँ पर आप जाके गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो इसको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हमको इनकरेज नहीं करना चाहिए। ऑन दैट नोट पुनीता जी, अमीषा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है हमारी महिला दर्शकों को काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें मार्केट की बारीकियां इस कॉन्वर्सेशन के जरिए पता चली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर से आप दोनों को ही इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।